यस सर। हाँ सर। ठीक है सर। सर चलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड। अच्छा, तो बेसिकली फिनांस में ना हम लोग ये डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक पढ़ रहे थे। जो लोग रिसेंटली डिविडेंड डिसीजन का आई थिंक पिछले दो दो या तीन क्लास हुआ है, तो अभी थोड़ा कंटिन्यूएशन में चलेगा। किसी किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मे बी तो एक तो असुविधा होते हैं, और जो लोग अब बीच में मिस हुआ है उनको दिक्कत हो सकता है। बाकी डिविडेंड के बारे में आप लोग एक बेसिक चीजें जानते हो कि हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बचपन से आप लोग एटलीस्ट अकाउंटेंसी में ये सब ट्रीटमेंट करके आए हो सर, ठीक है, कि डिविडेंड कंपनी पे करता है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डिविडेंड शब्द का मतलब सिंपल भाषा में होता है प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, मैं पिछला दो तीन क्लास शेयर कर दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, टॉपिक रेडी हो जाएगा। डिविडेंड डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ दी टोटल तीन काम मैंने रीजंस में एक्चुअली फाइनेंस बना है। फाइनेंस ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट्स को बनाने का तीन पर्पस है। तीन पर्पस क्या है मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, फिर आज का टॉपिक में मैं सीधा कंटिन्यूएशंस में जाऊंगा। फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस में तीन ही डिसीजन होता है, चाहे दुनिया का कोई भी कंपनी हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा, डजेंट मैटर। बिजनेस करने का तीन पर्पस है, एकदम सिंपल तरीके से समझो। जिसको फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है वो भी ये बात को समझ सकता है। अगर आपको एक बात कह दो कि पान वाला भी समझ सकता है, फिर आप लोग को शर्म आ जाएगा। ठीक है, ये बात पान वाला भी समझते हैं। तो अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को समझ में नहीं, गलत बात है। समझने का इच्छा रखो, हर किसी को समझ में आएगा। ठीक है, बोल दिया ना, पान वाला को भी समझ में आता है। अब आप लोगों को खराब लगने लगेगा। ठीक है, स्पेशली उनको खराब लग सकता है जो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या पता हम तो दो क्लास किए नहीं है। ठीक है, इसके लिए बोल दिया। फाइनेंसिंग का मतलब होता है सिंपल भाषा में जुगाड़ लगाना। क्या लगाना? जुगाड़। पैसा नहीं है, पैसे का जुगाड़ करो। अपने पापा के पास है तो वहां से लो, फैमिली के पास है तो वहां से लो। पापा के पास नहीं है तो फिर बैंक के दरवाजे, दोस्तों के पास देखो, देगा आजकल दोस्त, वो 10-20 दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ कोई अच्छा दोस्त मिल जाए एकदम गले में पकड़ के रख लो भाई, साथ रहे। हाँ। तो बेसिकली फाइनेंस जुगाड़ करना है। अच्छा, इसे दोस्त लोगों को भी फाइनेंस के भाषा में ना एक वर्ड्स कहा जाता है, इसे एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। जो आपके ऊपर अंधा भरोसा करता है। क्या भरोसा करता है? अंधा, ब्लाइंड ब्लाइंड बिलीव करते हैं, उनको बोलते हैं मार्केट की भाषा में एंजल। एंजल इन्वेस्टर्स। ये आपका टैलेंट देख के आपको पैसा नहीं देता, प्यार से देता है। भाई तुम टैलेंटेड हो कि नहीं हो वो तो फ्यूचर का बात है। भाई है, दोस्त है, बंधु है, बेटा है, दे देता है। जा कर, डूबेगा डूबेगा, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ज्यादा आएगा बहुत आएगा, अच्छा है, कर। ठीक है, ट्रस्ट मैटर है इधर। रिटर्न का मैटर हो जाए तो हो जाए, नहीं हुआ तो नहीं। लेकिन वो भी एक जुगाड़ है, लेकिन नॉर्मली उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आगे आगे आपके बिजनेस में आते हैं एंजल के जैसा। एंजल के बाद हर किसी को कोई ना कोई एंजल मिल ही जाता है। हर किसी की जिंदगी में एक तो एंजल जरूर होगा। हाँ, वैसे ऐसा ऐसा करके आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो। ठीक है, परी या परा, आई डोंट नो। ठीक है, परा होता है, मैंने मेल एंजल एंड फीमेल एंजल को समझाने के लिए बोला, जैसे कहानी में दिखा था ना, सफेद ऐसा कुछ डाना मिल के ऐसे आएगा। ठीक है, परी ऐसा तो होता नहीं है, आपके सामने होते हैं। सादा चमड़ा, काला चमड़ा या ब्राउन चमड़ा का होता है। थोड़ा बेकार देखने में, का सुंदर देखने में हो सकता है, वैसा ही होता है। ठीक है, वो ऐसे कहानी जैसा नहीं होता। ठीक है, सर पे बाल हो सकता है, ना हो सकता है। ठीक है, मैंने जैसे एंजल मैंने एकदम, हाँ, बाप रे बाप, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एंजल अगर आपको बिलीव कर लिया, सेकंड में आ जाते हैं कौन? वेंचर, वेरी गुड, वाह, वेंचर कैपिटलिस्ट। थर्ड में आ जाते हैं, अब बता, ज्यादा खुश हो जाएंगे। थर्ड में कौन आते हैं? पी बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी।
प्राइवेट इक्विटी। अगर आपका बिजनेस मोटा मोटी मान के चलो करोड़ों का बिजनेस बनाते हैं तो मजा आएगा, 100,000 में, लाख में तो फीलिंग नहीं आता ना। मानो कि आपको एंजल ने दिया 5 करोड़, ठीक है सर, 5 करोड़ छोटा मोटा, हाँ सर छोटा ही है। वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ा बड़ा बड़ा अमाउंट के लिए आता है, लेकिन से फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स 50 करोड़ समथिंग के लिए आएगा। मैंने आपके बिजनेस में ग्रोथ देख के वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा ड्यूरिंग योर इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस। इनिशियल सक्सेस को देखते हुए वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा, एटलीस्ट 40-50 करोड़ का जरूरत को पूरा करता है। पी बड़ा अमाउंट, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, मोर देन दैट, जैसा बिजनेस है जैसा स्कोप है उसके ऊपर। तो मोर देन 100 करोड़ अप्रॉक्स होगा तो आप मान के चलो कि प्राइवेट इक्विटी फर्म अप्रोच करता है। सर ये तो सारा सारा के सारे हो गए इक्विटी। एक डेब्ट स्कीम भी हो सकता है। फाइनेंसिंग का मतलब इक्विटी एंड डेब्ट, यही है दुनिया में, और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हाइब्रिड मॉडल में प्रेफरेंस शेयर का नाम लिया जाता है, बट इसके बिना और कुछ नहीं, इसके छोड़ के और कुछ नहीं। पॉइंट इज डेब्ट माने लोन, डेब्ट माने लोन, जैसे बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, और बैंक लोन हो सकता है। सबसे ज्यादा तो बैंक लोन ही पहले होगा पॉपुलर, जिसका कोई नहीं है उसका बैंक है ना, कोई नहीं है उसका बैंक, क्या। तो ये क्या है सर, पैसा जुगाड़ करने का जगह तरीका, ठीक है। तो आप अपने अपने जगह से पैसा जुगाड़ करो। ये सब टॉपिक हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे चैप्टर नोन एज कैपिटल बजटिंग, चैप्टर नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये सब चैप्टर में आपको फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में सिखाया जाता है। फिर एक जगह आता है जो बिजनेस के बारे में बताता है कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो एक एरिया है कि भाई फाइनेंस करो, इन्वेस्ट करो, रिटर्न कमाओ, ठीक है। वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिटर्न कितना आएगा, फिर जाके बिजनेस चलेगा। कैपिटल बजटिंग में भी कैश इनफ्लो कितना होगा, रिटर्न कितना कमाओगे। लेकिन हम लोग करेंटली डिस्कस क्या करें लास्ट 3 दिन से, डिविडेंड। बिजनेस में पैसा का जुगाड़ हुआ, इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न आया। जो आपके बिजनेस में पैसा लगाया था, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाया था, उनको क्या करना है, प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करना है। इन सिंपल यही है डिविडेंड डिसीजन। अब इसी डिविडेंड डिसीजंस के बारे में अलग अलग पॉपुलर थ्योरिस्ट, किसी किसी के बुक्स में देता है, किसी किसी को नहीं देता है, एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। मेनली 3 ही है, ठीक है। किसी में ग्राहम डॉट भी है, ठीक है। उस दिन दर्श बोल रहा था कि सीएमए की किताब में ग्राहम एंड डॉट का भी एक दिया गया है, देता है। मोटा मोटी अप्रोच 2 है, एक रेलिवेंस थ्योरी और एक इररेलेवेंस थ्योरी। एक थ्योरी हमें ये सिखाते हैं कि डिविडेंड दे नहीं दे बिजनेस का वैल्यूएशंस में चेंजेस नहीं आता है, और एक थ्योरी हमें सिखाते हैं कि डिविडेंड देने से बिजनेस वैल्यूएशंस में चेंजेस आते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी ये एमएम अप्रोच जो है इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं डिटेल्स विद एग्जांपल्स एंड एनालिसिस थ्योरी सब कुछ, ठीक है। उसको हम लोग नॉर्मली क्या नाम से जानते हैं, इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी हमें ये सिखाया कि डिविडेंड दिया या ना दिया वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा। एक्चुअली एमएम का सिंपल मानना है कि बिजनेस जब अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, माने कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो अल्टीमेटली किसको देता है, शेयर होल्डर को देता है। तो उसका कहना है कि जो ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है वो बस हाथ चेंज कर रहे हैं, वो है तो बिजनेस का ही, शेयर होल्डर भी तो बिजनेस का ही है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन शेयर होल्डर छोड़ के जा सकता है, ये सब चीजों को उसने मैंने गौर नहीं किया या फिर असम्पशंस के तौर पर लिया नहीं, ठीक है। तो हर किसी का थ्योरी का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये थ्योरी ज्यादा अच्छा है, वो थ्योरी ज्यादा अच्छा है। मॉडर्न डे ये सभी थ्योरी को मार्च करके चलता है। एक्चुअली ये सब पुराना बात है, लेकिन पुराने जमाने में जैसे हमारे समाज में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत पुराना है, लेकिन आज उस चीज का सिचुएशंस काफी बदल गया है। लेकिन सभी चीजें का जो अगर तुम कनेक्शन जोड़ोगे तो वो पुरानी चीजों से ही कनेक्ट होके आते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी कुछ बातें ऐसे हैं जो बहुत ही पुराना सोच के साथ बना हुआ है, लेकिन पुराना सोच से कैसे बना है, किस तरह से बना है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते।
फाइनेंशियल वर्ल्ड भी समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है, और जितना समय जाएगा और इवॉल्व। लेकिन इस इवॉल्वमेंट में आपको कुछ चीजें ऐसा लगेगा कि बड़ा बैकडेटेड सोच है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी चीजें बैकडेटेड अपडेटेड नहीं है। सोच कहीं ना कहीं से शुरू हो। मैं भी जब ये सोच चल रहा था, जब रेलेवेंस थ्योरी के बारे में एमएम बात कर रहा था, तो ऑब्वियस बात है कि एमएम कुछ पॉइंट को उस टाइम पे जो देख रहा था उसके बारे में बात कर रहा था। मे बी उस टाइम पे आज का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था नहीं। जैसे एमएम ने ऐसे ऐसे बोला कि जिस कंट्री में मैंने ये अप्रोच ये अप्लाई करेगा एमएम, उसमें वो बोला था कि वहां पर टैक्स नहीं होगा, वहां पर सारे के सारे बिजनेस का पैसा इक्विटी से ही उठाया जाएगा, कोई लोन से पैसा नहीं उठा सकता। जो आज के डेट में इंडियन मार्केट में एक इम्पॉसिबल बात है। भाई कितने लोगों को हम लोग इक्विटी के थ्रू से पैसा लेने देते हैं? शुरू में तो सबको लोन ही लेना पड़ता है। अगर आपका बिजनेस पे कोई दम नहीं है, शुरू में कौन आपके बिजनेस में इक्विटी देगा सर? वो एंजल को छोड़ के, एंजल को छोड़ के जो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, मैंने आपके टैलेंट पे भरोसा वो नहीं जानते, वो सिर्फ आपको देखता है, जानता है, दे देता है। ठीक है। लेकिन अदरवाइज आपको बैंक का दरवाजा ही खटखटाना होता है, फिर वहां पर जाके अपना कोई जमीन है, कोई एसेट्स है तो उसको मॉर्गेज रखना होता है, फिर जाके आपको कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा मिलता है। फिर जब आपका बिजनेस चालू हो जाता है, फिर जाके आपको बाकी लोग भी भरोसा करते हैं। सर ये चैलेंज तो है, हर चीज में है कि आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, फिर जाके दुनिया आपको विश्वास करता है। ये चीज है, ये चैलेंज का सामना सबको करना होता है, कम या ज्यादा, बट दिस इज ऑलवेज देयर। तो ये एमएम हाइपोथेसिस एज वेल एज डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में हम लोग देखे थे कि कुछ भी हो जाए बिजनेस का वैल्यूएशन 22 लाख में ही आ रहा है, ये भी हम लोगों ने देखा था, सही तो। फिर ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है एमएम का, ये फॉर्मूला भी अप्लाई किए। एक था शेयर प्राइस का फॉर्मूला एमएम के थ्रू से, और एक था बिजनेस का फार्म का वैल्यूएशन। जिन लोगों का मिस है प्लीज मेरे से क्लास कलेक्ट करके ना एक बार देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीक के अंदर देख लेने से डिविडेंड डिसीजन रेडी हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली स्टार्ट किए थे डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी। इसमें जस्ट मैंने बातचीत किया था, लेकिन अभी भी गो थ्रू नहीं किया। चलो इसी को करते हैं। डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी क्या है? इसमें बेसिकली दो जन बहुत पॉपुलर है, एक वॉल्टर और एक गॉर्डन। वहां पर एमएम था, एमएम का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिगिलिनी एंड मिलर, वो भी दो जन ही है। एमएम भी दो ही जन है, मॉडिगिलिनी और मिलर, दो अलग अलग लोग हैं। डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी हम लोग यहाँ पर वाल्टर मॉडल को देखेंगे एंड गॉर्डन मॉडल को देखेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। दोनों का ऑलमोस्ट बात करने का तरीका सेम है, बट हल्का हल्का डेविएशन मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दोनों का ही रेलिवेंसी एक ही चीजों पे है कि डिविडेंड रेलिवेंस, माने डिविडेंड देना बिजनेस के लिए एक रेलिवेंस मैटर है, वैल्यूएशंस में चेंजेस आ सकता है। तो एजम्पशंस क्या है? वॉल्टर ने कुछ अप्रोच दिया, थोड़ा समय दो, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना डिविडेंड को, थोड़ा उनको अटपटा सा लगेगा, लेकिन थोड़ा समय दो, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। और जो लोग क्लास वगैरह क्लास किए हैं ना, वो लोग समझ पा रहे हैं कि आखिर बात कहाँ जा रहा है। Walter's approach is based on the following assumptions. कहता है कि all investment proposals of the firm are to be financed through return earning only. Return earning क्या होता है? जो बिजनेस के पास प्रॉफिट का पार्ट रखा होता है उसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं। हम लोग जब इनकम करते हैं, सिंपल है, इसको मैं पान वाला के हिसाब से समझा देता हूँ, आप लोग गुस्सा मत करना, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है? आप लोगों को नहीं बोलता मैं, ठीक है? ठीक है, आप लोग हम पान वाला के साथ काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, हर एक इंसान वो काम करके दिखा सकता है, बस अपॉर्चुनिटी इक्वल देना चाहिए। तुम बाइफर्केशन करोगे, ठीक है, और बोलोगे वो टैलेंटेड है, इसके पास टैलेंट नहीं है, सेम अपॉर्चुनिटी देके देखो, फिर बताओ। कंपैरिजन इक्वल अपॉर्चुनिटी पे करना चाहिए, है ना? जैसे शहर में लोगों को स्कूल वगैरह थोड़ा फैसिलिटी वाला दिया गया, थोड़ा सा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ है, गांव साइड में मॉडर्न चीजें नहीं है। लेकिन मैंने देखा सर, गांव का बच्चा लोग जो होते हैं ना, उनका दिमाग काफी तेज होता है। प्रॉब्लम यही है कि ये जो मॉडर्न सोच है या फिर मॉडर्न कुछ बातें हैं जो गांव के बच्चे लोगों को नहीं आता है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा डाउन होता है कि वो बात ही नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग ऐसे टीचर, जब मेरे पास गांव से भी बच्चा लोग आते हैं सर, तो शुरू शुरू में उनका उनके साथ बात करके मुझे लगता है कि स्मार्ट नहीं है, पता नहीं क्या करे।
लेकिन पढ़ाते पढ़ाते पता चलता है कि भाई ये तो हाईली टैलेंटेड है। प्रॉब्लम ये है कि उसको एक्सपोजर नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन वही कॉन्फिडेंस अगर सेम काइंड ऑफ एक सिटी के स्टूडेंट्स के जैसा अगर उसके पास होता ना, तो कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। दिक्कत ये है कि एक्सपोजर्स का अभाव है, इक्वलिटीज नहीं, ये गड़बड़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आज स्टॉक मार्केट क्लास में भी वही बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें दुनिया हाइप क्रिएट करता रहता है, ये है वो है वो है, ठीक है। हाइप का क्या है, किसी को भी बिठाओ, मैं समझा देता हूँ मार्केट अप्रोच क्या होता है। किसी को भी बिठाओ, रिक्शा वाले को बिठाओ, समझा दो, उसकी भाषा में भी बात करना आता है मुझे। मैं बात करता हूँ रिक्शा वाले लोगों से, रिक्शा में जब भी जाता हूँ, अगर थोड़ा हाँ, मार्केट के बारे में नहीं, ऐसे नॉर्मल बिजनेस के बारे में, रिक्शा का क्या है, कितना आ जाता है, ठीक है। फिर उनसे पूछता हूँ कि रिक्शा मार्केट कैसे और अच्छा हो सकता है, सरकार का क्या रोल है, ठीक है। हर किसी के बारे में पूछता रहता हूँ। रिटेन अर्निंग क्या हो गया सर, सपोज आप 1000 टाका बिजनेस पे लगाया और आपका 10% मानो अर्निंग हो, तो 10% अगर आपने अर्न किया तो कितना अर्न किया, 100 रुपया। अब ये 100 रुपया तुम्हारा एक्चुअली रिटेन हो सकता है अगर तुम ये पैसा किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूट आप बेसिकली या तो आप बिजनेस पे री इन्वेस्ट कर सकते हो, री इन्वेस्ट करने के लिए भी वो रिटेन होना पड़ेगा। अगर आप डिविडेंड दे दोगे तो फिर वो रिटेन नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मानो ये फर्स्ट मंथ पे तुम्हारे पास 1000 था, तुमने 100 रुपया कमाया, नेक्स्ट मंथ पे, सेकेंड मंथ पे तुम्हारे पास कितना रहेगा, 1100, है ना। तो पहले का 1000 और 100, तो ये जो 100 रुपया अर्न किया ना, इसी को बोलते हैं रिटेन। तो रेलिवेंस थ्योरी बात करते हैं वॉल्टन मॉडल पे कि जो भी री इन्वेस्ट होगा वो रिटेन से ही होगा, मार्केट से कोई न्यू इक्विटी रेज नहीं होगा। जैसे उस दिन एक कंपनी लिस्टेड हुआ, हम लोग के साथ बात किया ना वेरी इंजीनियरिंग के बारे में, वही बात तो करता हूँ मैं, नहीं क्या, किसके साथ, फाउंडेशन में कर लिया हो सकता है। एक वेरी बोल के कंपनी है, सोलर पावर बनाते हैं, उसका आईपीओ के बारे में बात किया। उसका आईपीओ आया था 1500 टाका पर शेयर। तो सब कोई बात कर रहा था कि डबल जाएगा ट्रिपल जाएगा, मैंने 3000 3500 4000। तो मैं बोला देख, डबल तो जा सकता है क्योंकि कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है। कंपनी अप्रोक्स 4500 करोड़ मार्केट से रेज किया, लेकिन इसका लिस्टिंग हुआ सिर्फ 2500 में। एक्चुअली मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन था कुछ दिनों से, तो इसलिए मैं बोला था कि 25 हो जाएगा, और पता नहीं मेरा बात कैसे मैच हो गया। आज भी मेरा सारा बात मार्केट का मैच हो गया, सारा का सारा, जैसा बोला क्रूड ऑयल में बोला, इक्विटी में बोला, जैसा बोला एग्जैक्टली उतने पॉइंट पे आया, उतने पॉइंट से गया। हाँ, बोली भाई आज तो सरस्वती मुंह पे बैठ गया। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, मैसेज करता है सर व्हाट अ ग्रेट एनालिसिस। मैं बोली भाई रोज ही करता हूँ कुछ ना कुछ, क्या ग्रेट एनालिसिस, ठीक है, तारीफ ये भी तो कुछ भी नहीं। तो जो भी है, तो पॉइंट इज दैट कि 1500 का शेयर 2500, 4500 करोड़ जो ये उठाया ना सर, ये न्यू इक्विटी फाइनेंस करके उठाया। न्यू इक्विटी माने बाहर से फिर से न्यू शेयर होल्डर को ज्वाइन करा के पैसा जुगाड़ कर। देखो प्रैक्टिकली, मैंने एक बार बताने से समझ में आ जाएगा। जैसे उसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसका नाम है ये, चलो इसका आईपीओ आया है अभी, क्या नाम बताया कि वेरी कुछ नाम है, हाँ ये वाला, वेरी इंजीनियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, ये आईपीओ के थ्रू से क्या करता है, मार्केट से पैसा रेज करता है। ये देखो अप्रोक्स साढ़े साढ़े 4000 करोड़ बोला, 1500 टाका इसका शेयर का दाम था। ये बिजनेस, ये जो 4500 करोड़ जो इशू है इसका, ये देखो यहाँ पर लिखता है ये पैसा वो क्या करेगा। अब ज्यादा एनालिसिस नहीं दूंगा क्योंकि मुझे डिविडेंड पढ़ाना है। ये तो किसी किसी को बड़ा मजा आता है, सर बताओ अच्छा लगा है, अच्छा तो लगेगा। शेयर मार्केट क्लास में मुझे ओपन जगह है उधर, उधर मैं यही बात करता रहता हूँ। लेकिन आप लोगों के केस में मुझे थोड़ा सा लिमिट होना पड़ता है। ये देखो, ओवरऑल उसको इतना चाहिए, इसमें से
3600 करोड़ फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू माने एकदम नया। ये रिटेन अर्निंग, अगर उसके पास रिटेन अर्निंग का पैसा तो होगा, लेकिन उसमें से उसका बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या फिर जितना ग्रोथ वो चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा, इसलिए उसको 3600 करोड़ तो चाहिए सर, जिससे उसको न्यू एक्सपेंशन के लिए पैसा मिलेगा एज अ फ्रेश इशू, ठीक है। और ऑफर फॉर सेल है 721 करोड़ का। ओएफएस का मतलब भी हम लोग लॉ में पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में। ऑफर फॉर सेल तब होता है जब पुराना शेयर होल्डर जो ऑलरेडी इस बिजनेस के साथ अंदर में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, इनको निकलने का मौका मिलता है। मानो पुराना शेयर होल्डर लोग जब शेयर में इन्वेस्ट किया था तब शेयर का दाम 100 टका या 500 टका था, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। वो तो इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ने से समझ में आ जाएगी कि जब एंटर किया था ओल्ड शेयर होल्डर्स, मे बी 2 साल पहले, मे बी 4 साल पहले, मे बी 5 साल पहले, मे बी 10 साल पहले, जब से कंपनी है, तो उस टाइम पे कितने पर शेयर में आया था। तो अभी जो 1500 करके आ रहा है ना सर, तो 500 टका मानो 5 साल पहले डाला था, अभी 1,500 करके निकलेगा। तो ये जो 1,500 करके निकलेगा, इसके लिए 721 करोड़ इन्होंने अलॉट करेगा, जो पुराना लोगों को निकलने का जगह देगा। ये होता है बिजनेस का जरूरत। और ये आईपीओ जो है, ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज का प्रोसेस में आपको मैं इजीली समझा देता हूँ। मेरा यहाँ पर सिंपल कहना है कि जब बिजनेस का पैसा का जरूरत होता है, वो फ्रेश इशू भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली दिखाया ये कैसे होता है। और आपको जो मैं बोला कि वेरी का शेयर कितने में लिस्टेड हुआ, अभी 2300 चल रहा है, ये देखो 2400 समथिंग, और उसके बाद हाईएस्ट चला गया था 2500, है ना। ये कल का ही बात, कल का ही बात, दिखाई दिया। फिर से अभी थोड़ा सा लोएस्ट में जा रहे हैं, जाने दो, आना जाना काम है मार्केट का, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अच्छा, वापस हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि आखिर कंपनी जब भी जरूरत होता है, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटर्न। पुराना पैसा से ही करेगा ये, ठीक है, नया फ्रेश इशू। इतना बात तो समझ में आ रहा है। आर को यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मान रहा है, के ई माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माने वो जो इक्विटी का कॉस्ट, उसको भी कांस्टेंट रखेगा। इक्विटी का कॉस्ट माने जैसे वेरी इंजीनियर जो, वो भी मार्केट से पैसा रेज कर रहा है, तो बदले में वो भी शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न करेगा ना, तो उसका एक कॉस्ट है ना, तो वो कॉस्ट को बता रहा है। तो अगर रिटर्न अर्निंग है, तो रिटर्न अर्निंग मतलब पुराना शेयर होल्डर का पैसा, उसका भी एक कॉस्ट होगा, तो इसको कांस्टेंट रखना है। ये एजम्पशंस है, रियल लाइफ में बहुत सारी बातें मैच नहीं कर सकते, लेकिन एजम्पशंस है। माने हर एक ऑथर या रिसर्चर अपने अपने मॉडल बनाते हैं कि ऐसा ऐसा मॉडल पे मेरा चीज फिट करेगा, ठीक है। फिर आप देख लो कि आप कौन सा मॉडल आपको ठीक लगा। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, फार्म जो है ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट में है। दैट मींस इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। इन्वेस्टर रैशनल का मतलब होता है कि इन्वेस्टर जो है वो कोई फुद्दू नहीं है, लॉजिकल डिसीजन लेना जानता, इसे कहते हैं इन्वेस्टर्स आर रैशनल। एंड सारे के सारे इंफॉर्मेशन ओपन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया में मोटा मोटी अवेलेबल है। अमेरिका वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है जो काफी फ्री है, और सारे डेटा काफी ओपनली अवेलेबल रहते हैं रिसर्च करने के लिए। इंडिया भी सेम रास्ते पे है ऑलमोस्ट। चाइना फ्री नहीं है सर, सारा डेटा ओपनली अवेलेबल प्रॉपरली नहीं रहते, जो भी हो। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट हम लोग जानते हैं, अमेरिका एक परफेक्ट कैपिटलिज्म कंट्री है, जहां पर ओपन ओपन इकोनॉमी बोलते हैं ना। ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिकल बातें हैं। इकोनॉमिक्स में ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है, या फ्री इकोनॉमी का मतलब, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि बायर और सेलर जो है, या कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है, उसको ओपन छोड़ दो। प्रोडक्ट प्राइस में गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा दो। जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चरल सेगमेंट जो है वो फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल, ओपन कर दो, किसान को इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बना दो। मेरे खेती में धान उगेगा, उस धान को कितना दाम पे बेचेंगे ये किसान को छोड़ो, सरकारी कंट्रोलिंग हटाओ उससे। आज के डेट में क्या होता है, सरकार आलू प्याज धान जो भी उगता है, किसान को जाके बोलता है हमें दे दो, हम तुमको इतना दाम देंगे, तुम गरीब रहो, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास रहो, हमें दे दो, हम इसको लेके राजनीति करें। गलत। हाँ, कौन क्लियर नहीं बोलता, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेके राजनीति ही तो करता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाई पे सरकार का कंट्रोल है?
प्राइवेट कोचिंग है ना मेरा। तो एग्रीकल्चरल सेगमेंट जो है इसको भी ये तो प्राइवेट ही है ना, किसान तो प्राइवेटली ही चलता है। हाँ, कभी कभी सरकारी कुछ हेल्प वो लोग लेता है, इसी के लिए सरकार उनको कंट्रोल कर लेते हैं। किसान को बोलो कि भाई सरकारी हेल्प लेना बंद करो, एक्सेप्ट मार्जिनल फार्मर्स को छोड़ के। धीरे धीरे किसान को अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने दो। उनको बोलो कि हमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट है जो मार्केट में सबको ऐसे ही नेसेसिटी का चीजें हैं, ऐसे ही बिकेगा। तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा ये गवर्नमेंट क्यों तय करे। लेकिन सर ये बात सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप और मैं कंज्यूमर बन जाऊंगा ना, आप और मैं जैसे ही कंज्यूमर के एंगल से सोचूंगा, तब भी हम लोग भी सरकार के साइड में जाएंगे। नहीं नहीं, सब सरकारी कंट्रोल में ही रहने दो। चावल 60 टका केजी ठीक है, कल किसान अगर उनसे 200 टका केजी मांग लिया तो, आलू का दाम 30 टका केजी है ना, कल अगर 50 टका केजी हो जाए तो, इस चक्कर में हम लोग सरकार का साइड नहीं, और जरूरत पड़ने से किसान आंदोलन में जुड़ जाएंगे। ये नहीं नहीं, और किसान को भी बोलेंगे तुम लोग के साथ धोखा हो जाएगा। अरे कल किसान एक्सपोर्टर बन जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करके किसान के घर में अकाउंटेंट का काम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें खराब लगेगा, हाँ किसान के पास है, अरे भाई अपॉर्चुनिटी स्कोप बढ़ जाएगा। नहीं, किसान का बेटा एक्सपोर्टर बनेगा, ये लोगों को पसंद नहीं है। तुम गरीब बन कर, हम तुम पे दबाव क्रिएट करेंगे। तो राय समझे कोई राजनीति सोच से, तो हम लोग भड़का रहा है। नहीं सर, मैं आपको इकोनॉमिक बेनिफिट बता रहा हूँ। इसको धीरे धीरे करना चाहिए, सर्टेनली एकदम पूरा खोलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, कुछ हायर मिडिल क्लास जो ऑलरेडी रिच फार्मर है वो तो इंडिपेंडेंट है। आप लोग बताइए, जो बड़े बड़े कंपनीज है, ये जो मैगी कंपनी है, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो भी चीजें खाने का प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक चिप्स, लाइक नूडल्स एक्सेट्रा, ये लोग बड़े बड़े फार्मर से लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेते हैं। आलू उगाओ हम लेंगे, ऐसे थोड़ी है कि मार्केट में आलू बन गया फिर जाके कंपनी ले रहे हैं, नहीं। वो फार्मर को पहले कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई इतने दाम पे हम आपसे लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अपना फायदा के हिसाब से फार्मर खेती कर रहा है। क्यों नहीं करेगा, उसका फार्मिंग है, उसका मेहनत है, उसका जमीन है, क्यों नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, कुछ लोग है नहीं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज है, कैपिटलिज्म का एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि ये फ्री है, गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर। हाँ, कभी कभी दिक्कत होते हैं, कभी कभी दिक्कत होते हैं, हर चीज का है सर। लेकिन अगर इक्वालिटी चाहिए तो मुझे लगता है कि सबको ओपन अपॉर्चुनिटी दो, इक्वालिटी आ जाए। कंट्रोल करके इक्वालिटी देना खराब चीज है, टैलेंट फिर खराब हो जाएगा। टैलेंट खराब नहीं होगा। अच्छा, नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत चिंता का बात है इंडिया में। इसका मानना है कि कोई टैक्स नहीं है देश में, या फिर टैक्स है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे आप लोग टैक्स का क्लास हर कोई करते हो, आप लोग जानते हो हमारे देश में टैक्स का डिस्क्रिमिनेशन है ना, ज्यादा कमाने से ज्यादा टैक्स, कम कमाने से कम टैक्स, है ना। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन का बात, क्योंकि ये लोग सब डेवलप कंट्री से है ना सर, यूरोप से, अमेरिका से, इनके यहाँ पर क्या है ना, लोक संख्या कम है, पॉपुलेशन लो है, और फ्लैट रेट चलता है। अगर 10 लाख 10 लाख का इनकम क्या होगा, वहां पर एवरेज इनकम सबका 30 लाख है। एक अमेरिका का औसत एनुअल इनकम 30 लाख है, 30 लाख। जैसे हमारे देश में एवरेज इनकम लोगों का 3 लाख, 2 से 3 लाख का है एनुअली, वहां पर एनुअल इनकम एवरेज में 30 लाख के आसपास है, तो ह्यूज डिफरेंस है। तो उन लोगों को फ्लैट रेट 30%, ऐसा टाइप का टैक्स सिस्टम चलता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड ऐसे कंट्री। तो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन वहां पर होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर करना पड़ता है। आज एक ट्वीट देख रहा था, आई डोंट नो आप लोग देखे कि नहीं, क्योंकि वायरल हुआ था। तो उसमें एक फॉरेनर उदयपुर से जयपुर जा रहा है, एक ट्रेन ले लिया, सेकेंड क्लास लोकल जो नॉर्मल ट्रेन होता है ना हम लोगों का, वैसा वाला एक ट्रेन में चढ़ा है, जिसका टिकट बहुत सस्ता आता है ना, 100-200 रुपया। उदयपुर से जयपुर का डिस्टेंस है अप्रोक्स 500-700 किलोमीटर। उसका टिकट का भाड़ा 100-200 रुपया, मैंने समझ लो कैसा ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन नॉर्मल। तो उसके ट्रेन का टॉयलेट का फोटो खींच के वो, क्योंकि वो फॉरेनर है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनली सबको जानता है, तो उसका टॉयलेट का फोटो खींच के देख ले, टॉयलेट इन इंडियन ट्रेन, कंडीशन ऑफ, ऐसे करके टैग किया। तो इंडियंस भी ना छोड़ा नहीं। तो क्या बोला जानते हो, कमेंट कर रहे हैं, बोले मैडम अपना बजट बढ़ाओ। हमारे देश में
अच्छा ट्रेन बहुत है, ठीक है, ठीक है, आप जनरल डब्बा में चढ़ोगे, ठीक है, बोलते हमारे देश का मिडिल क्लास लोग भी ना ऐसे ट्रेन को अवॉइड करते हैं। तो इंक्रीज योर बजट, ठीक है, तो आपको अच्छा ट्रेन मिलेगा, ठीक है, क्या फालतू की दुनिया में नाम खराब कर रहे हैं। एक सेकंड क्लास ट्रेन में चढ़ के उसका टॉयलेट का फोटो खींच के, भाई हमारा देश बहुत ही मैंने क्या बोलते हैं डाइवर्स कंट्री है, इसमें गरीब लोग हैं, रिच लोग हैं, देश चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो वैसा ट्रेन भी रहेगा और अच्छा ट्रेन भी रहेगा, ठीक है। अब बोलो वो ट्रेन दिखा के तुम अगर इंडिया को प्रमोट कर ऐसा दिखाओगे तो ये तो गलत बात है यार, गलत है ना। ये थोड़ी ना आपका अमेरिका या यूरोप है जहाँ पर सबका इक्वल इनकम है। यहाँ पर एनुअली 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाले लोग भी है, और यहाँ पर एनुअली शायद आपके देश को खरीद लेगा इतना इनकम करने वाला भी लोग। समझ ही रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ। एक कंट्री खरीद सकता है, इतना इनकम भी है हमारे देश में, ऐसा लोग भी है, ठीक है। सो बहुत डाइवर्स है हमारा कंट्री, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली डेवलपमेंट चाहिए, मैं इसको इग्नोर नहीं करता, लेकिन इस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक कंट्री को बदनाम करना भी सही नहीं है। और तुम चढ़ किस में रहे हो? तुम इंटरनेशनल ट्रेवलर हो, तुम चढ़ किस में रहे हो? वो बेसिकली सोलो ट्रिप पे निकला होगा, बजट कम है। सस्ता में अच्छा अच्छा खाना तो खा रहे बड़ा, है ना, जो उनके कंट्री में मिलता ही नहीं होगा। उदयपुर में देखा सर, फॉरेनर के लिए इतना खाना महंगा है ना, छू नहीं सकते आप। सिर्फ वो बस स्टैंड का खाना ही मिलेगा आपको। मैंने जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर एक रोटी खाने जाएगा 50 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज, 1 रुपीज नॉर्मल चपाती जो 80 रुपीज पीस, 4 रोटी खाएगा। बिल खत्म। लेकिन पागल है क्या, उदयपुर के इंडिया के बाहर है? हाँ बोलते नहीं, ये लोग फॉरेनर से इतना कमा लेता है तो तुमको क्यों बेचेगा। मैं तो 4 रेस्टोरेंट में गया, मेनू कार्ड देखा और निकल, क्या करेगा। 4 रेस्टोरेंट में गया, जाके बैठा, अच्छा लगा देख के, चलो खाएंगे उदयपुर में, चलो अगर नॉर्मली 10 टका होता है तो 25 टका ले ले, फिर भी खा लेंगे। नहीं 80 टका 90 टका, मजाक है नहीं। हम बोलते हैं, चलो यहाँ से। नॉर्मल रेस्टोरेंट ऐसे रोड साइड में, बस लोकेशन बढ़िया है बस। जैसे हम लोग भी जैसे पार्क के अंदर खाना खाते हैं, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आना चाहिए बोला, पार्क के अंदर है थोड़ा सा ज्यादा होगा। नॉर्मल खाना जो मार्केट में 50 टका होगा, पार्क के अंदर 80 टका 90 टका हो, तो ऐसा होने से ठीक है। नहीं, मैंने 3 गुना 4 गुना था। और एक्चुअली ये लोग फॉरेनर से काफी लूट लेते हैं। अच्छा तो वाल्टर का ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर है, कहना क्या चाहता है? नो फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसका कहने का मतलब है कि ये जो डिविडेंड देगा करेगा इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। क्या बात करता है भाई, ये रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। फिर ऐसे बोल रहे हो जैसे आपका दोस्त है। ये देखो, ये जो इतना बड़ा कारनामा कर रहा है कोई भी कंपनी, मैं जस्ट इसमें दिखा रहा हूँ, इसका जो सारा का सारा खेल है, ये पैसा मार्केट से रेज करना, इसको रेज करने में ना काफी खर्चा है। ये देखो, मैं छोटा सा यहाँ पर खर्चा तो नहीं बोलेगा, लेकिन इतना आपको एक चीज में दिखा सकता हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पर डेट इशू, यूपीआई मैंडेट, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन, रिफंड इनिशिएशन, ये सब काम करने के लिए लोग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो काफी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है। ये जो 4,500 करोड़ मार्केट से रेस करेगा, इसके पीछे 5 10 10 7 करोड़ 10 करोड़ तो हो जाएगा सिर्फ सिर्फ ट्रांजेक्शन के पीछे। कोई बड़ा बड़ा कंपनी होता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स, ठीक है, तो वो लोग है, अंडर में सीएस है, चार्टर्ड है, सीएमए है, वैल्यूअर है, इनका पैसा। एक कंपनी जब आईपीओ लाते हैं ना, इसके पीछे कितना चार्टर्ड रहते हैं, कितना कंपनी सेक्रेटरी रहता है, कितना सीएमए हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो सीएमए का काम पहले होगा, उसके बाद चार्टर्ड आ जाएगा, और फाइनली लीगल सारा के सारे काम के पीछे सीएस रहेगा। और अगर इंश्योरेंस वगैरह भी साथ में है तो वैल्यूअर भी आ जाएगा। कहानी में वजह क्या, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगा, जो भी हो, इनका मानना ही नहीं रहेगा, हम लोग भी मानेंगे नहीं रहेगा। माने किसी भी शेयर को मार्केट में फ्लोट करने का खर्चा, फ्लोट माने बहा दो, जैसे आप लोग बचपन में नाव नहीं बहाए कभी पानी में, बहाए ना बारिश के टाइम पे, हाँ, या फिर डालने से ही अंदर चला जाता था ना थोड़ा सा।
कोट बनाना स्कूल में ज्यादा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, क्या दिन था। तो फ्लोटेशन माने वही बिजनेस को फ्लोट करने का। फर्म का लाइफ जो है परपिचुअल है, चलो ये अजम्पशंस मान सकता हूँ कि बिजनेस बंद करने के लिए नहीं ला रहे, जब तक है जान, मेरे जान के बाद भी जान। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अकाउंट्स में इसको क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न। ये प्रिंसिपल है अकाउंटेंसी, ठीक है, इवन स्टैंडर्ड्स भी है अकाउंट्स कि अकाउंट बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स। मेन में गो, मेन में कम, बट बिजनेस नेवर क्लोज्ड और नेवर स्टॉप्स, ठीक है। सर क्या बिजनेस सच में बंद नहीं होता? होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बंद करने के कॉन्सेप्ट से बिजनेस नहीं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 4 दिन ठेला लगाएंगे फिर बंद करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते ना, मैंने जैसे मेरे भाई एक दिन मेरे को बताया, मेरे को ना एक काम करना है। क्या काम करना है? बोले 6 महीने के लिए काम करना है, कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। अब बोले, फिर करना ही नहीं, जो काम करके छोड़ना है वो काम करना ही है। काम करना है करो, छोड़ने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ना है तो वो काम काम नहीं है, टाइम पास, या फिर कुछ और सूझ नहीं रहा है, चलो देखते हैं। इस एटीट्यूड से जिंदगी में कुछ नहीं। क्या समझे? जैसे मानो मैं नॉर्मली जिम वगैरह इतना जाते का आदत नहीं मेरी, अब मेरे को कुछ जिम जाके देखते हैं, देखने का क्या है? जिम जाएंगे तो रेगुलर हो, अगर ऑब्जेक्टिव रेगुलर होना है तो जिम जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो 4 दिन जाके फिर 5वां दिन छोड़ देना, फिर हार्ट में ब्लॉकेज, मसल्स में डिफिशियंसीज, डिफरेंट चीजें होगा। ऐसा काम मत करना, जाना है तो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग, नहीं तो मत जाओ, नॉर्मल रहो। लाइफस्टाइल को ज्यादा चेंज मत कर, मुश्किल हो जाए। आजकल देखना बॉलीवुड में कुछ सेलिब्रिटीज लोग ऐसा, और मैक्सिमम का देखना तुम जिम में, बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों का कुछ काम नहीं है सारा दिन जिम। और आप लोग इनको वर्शिप करते हो एकदम, इंस्पिरेशन। मत करो सर, सीरियसली मैं सच का बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट जिम, बट मैं कहता हूँ ये जो इंटेंस वर्कआउट है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। फिट रहना अलग चीज है, वो शेप देने के लिए कुछ भी इधर का उधर का, टू डेंजरस चीजें हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर उसको बनाने के लिए शरीर में और प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन, है ना, मोर प्रोटीन, मच प्रोटीन, लेस प्रोटीन, बहुत खतरनाक चीज है। क्या कर रहे हो अपने बॉडी के साथ? मत करो, मत करो। अगर जिंदगी बंद कर सकते हो अलग बात है, क्या आप एक प्रोफेशनल हो तो अलग बात है। नॉर्मल लाइफ लीड करते हो, दिवाली में मतलब दाल के खाओगे ठीक है, दुर्गा पूजा में मैंने कचौड़ी पे कचौड़ी मारोगे, हाँ, चिकन के मटन पे मटन, अब इधर गड़बड़ हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस बेस्ड ऑन वॉल्टर फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में जाओ। अच्छा, assumptions क्लियर है? ठीक है सर, assumptions कहाँ था? ये तो अपने मन में कहानी बनाया, अरे यही तो होता है, दुनिया भर का चीज ऐसे ही है। अब ये कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, ये अपने assumption से फॉर्मूला बनाते हैं कि P फॉर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, E फॉर अर्निंग पर शेयर, D फॉर डिविडेंड पर शेयर, के बने कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या फिर डिस्काउंट रेट, R फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला को देखने में कुछ ऐसा बनाया, अब देखने में क्या है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये फॉर्मूला जब ये दे रहा है, the above formula is given by Professor James C. Walter, which shows how dividend can be used to maximize the wealth of equity share. How dividend can be used to maximize the wealth of equity holders. उनका argument है that in the long run, share price reflect only the present value of expected dividends. In the long run, share price reflect only the present value of expected dividends. Retention influence stock price only through their effect on further dividends. समझाता हूँ। A close study of the formula indicates the Professor Walter's emphasis two factors which influence the market price of a share, which are dividend per share and relationship between IRR and cost of capital, that is market capitalization rate. If the internal return of retained earning is higher than market capitalization rate, the value of ordinary share would be high if dividends are low. However, if the internal return within the business is lower than what the market expects, the value of the share would be low.
In such a case, shareholder would prefer a higher dividend so that they can utilize the funds so obtained elsewhere in more profitable opportunities. सर सब तो दिमाग के ऊपर से चला जा रहा है, समझा देता है। यहाँ पर इसको ना थोड़ा सिंपल किया गया। जो लिखा है उसको हम लोग थोड़ा इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। मैं समझा देता हूँ। पढ़ने में बहुत चीज बहुत माथा खराब लगता है, इससे अच्छा थोड़ा सा सिंपल तरीके से बोलने का कोशिश करते हैं। 3 तरह का बिजनेस के बारे में कहा गया, ग्रोथ फर्म, कांस्टेंट ग्रोथ और डिक्लाइन। कहता है कि आर ग्रेटर देन के, आर माने रेट ऑफ रिटर्न और के माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो मार्केट से पैसा रेज करना होता है, चलो पान वाला के एंगल से समझते हैं। 1000 का 10% अगर मानो मैं 1000 टका मार्केट से रेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रेज कर, इसके लिए अगर मुझे 10% का कॉस्ट देना पड़े, 10% का कॉस्ट देना पड़े, तो हम लोग को के कितना बोलेंगे, 10%। अब मानो यही 1000 टका मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, मानो इन्वेस्ट करके मुझे 12% मिल रहा है, ठीक है, तो 1000 का 12% कितना हो जाएगा, 120, और 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आर ग्रेटर देन के, ये जो है ये आर है, ये है के, सॉरी गलत बोल दिया, ये आर है, ये के है, तो आर ग्रेटर देन के। अगर मेरा रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो मेरा बिजनेस ग्रोथ में है। कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नेगेटिव। कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नेगेटिव, माने अगर डिविडेंड का साइज बढ़ेगा मार्केट प्राइस गिरेगा, एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस दाम बढ़ेगा तो डिविडेंड कम होगा, शेयर का दाम बढ़ेगा तो डिविडेंड कम होगा, शेयर का दाम कम होगा तो डिविडेंड ज्यादा होगा। माने जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगा उसका शेयर का दाम गिर जाएगा, और जो कंपनी शेयर सॉरी क्या बोलते हैं डिविडेंड कम करेगा शेयर का दाम बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। मैं बार बार बोलते बोलते उल्टा बोल दे रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये मेरा एक्चुअली थोड़ा बैड हैबिट है, ये इकोनॉमिक्स क्लास में मेरा होता है। वो इलास्टिसिटी बढ़ाने बढ़ने से गिरता है, गिरने से बढ़ता है। सर एक ही तो बोल दिया। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इज 0। कहने का मतलब है कि इसमें डिविडेंड पे आउट 0 होगा तो जाके आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। मैंने डिविडेंड मत दो, सारे के सारे पैसे बिजनेस पे लगाओ, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा और तभी जाके बिजनेस पे ग्रोथ आएगा। अगर 100,000 रुपये लगा के 12% ना रहा है ना, 120 टका बिजनेस पे वापस लगा दो तो बिजनेस ग्रोथ करेगा डिविडेंड के रूप में। 2 टका, 4 टका, 5 टका, 6 टका कुछ भी ना दे। समझ में आ रहा है? फिर कांस्टेंट आर इक्वल्स टू के, माने 12%, 12% अगर माना, माने आर भी 12%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 12%, माने जितना मेरा रिटर्न है उतना ही मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो बोलते हैं नो कोरिलेशन, एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। जितना भी डिविडेंड दोगे वो ऑप्टिमम ही होगा। ये नॉर्मली कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल हो गया, माने ऐसे हालत में बिजनेस पे ग्रोथ नहीं होगा, बिजनेस एक सैचुरेशन में चलता रहेगा। एवरी पे आउट इज ऑप्टिमम, माने जितना दोगे ठीक ही है, ज्यादा देने से ज्यादा भी ठीक है, कम देने से कम भी ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट बिजनेस पे ग्रोथ का उम्मीद मत करना, कांस्टेंट ग्रोथ रहेगा। फिर बिजनेस का एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मानो अगर ग्रोथ बिजनेस का बात करें, जोमेटो का नाम ले लो, आपको मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ फाइनेंशियल डेटा। जोमेटो 10-12 साल हो गया बिजनेस कर रहे हैं, अभी भी डिविडेंड इसका ऑलमोस्ट ना के बराबर। और ऐसे तो लास्ट 10 साल तक तो लॉस में ही था, लास्ट 2 साल से प्रॉफिट देख रहा है इस बार। हाँ, कांस्टेंट में रिटर्न रिटर्न और इक्विटी का जो कॉस्ट है वो सेम में है। ये नॉर्मली वैसे बिजनेस पे दिखता है जिस बिजनेस का मॉडल थोड़ा पुराना हो गया है या फिर मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं, एक सैचुरेशन में बिजनेस चल रहा है। एग्जाम्पल के रूप में कोल इंडिया, या फिर आईटीसी का ग्रोथ है,
ज्यादातर सरकारी कंपनीज को तुम देख सकते हो जिसका शेयर में आपको बहुत ग्रोथ नहीं, जैसे तेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी। ओएनजीसी में थोड़ा सा लिटिल बिट ग्रोथ अभी आजकल आ रहा है, लेकिन रीजन अगर नहीं है तो, अगर मैंने बिजनेस में अगर फर्दर कुछ मैटर नहीं है, ठीक है, तो बिजनेस एक सर्टेन, इसको समझने के लिए फिर से पान वाला दिमाग लगा। आपके आसपास में आप देखना कुछ दुकान होते हैं, बिजनेस होते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर मानो, आप उस दुकान को आपका पापा भी देखा है, आप भी देख रहे हो, मे भी आपका दादाजी भी देखा। कभी आप सुने होंगे एक जमाने में दुकान भयंकर चलता था, सुनते हो ऐसा कहानी? लेकिन आजकल सुनोगे अभी पहले जैसा नहीं चलता है, ठीक ठाक, ठीक है, चल रहा है उसका, उसका घर भी चल रहा है, लेकिन पहले जैसा बात। इसका मतलब है पहले वो ग्रोथ स्टेज में था, अभी उसका बिजनेस एक कांस्टेंट मॉडल में आ चुका है, वो ज्यादा कुछ कोशिश कर भी नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ही ऐसा हो गया। मार्केट में वो अभी, पहले एक जमाना था जब वो एक अकेला खेल खेलता था, अभी उसके आसपास में कॉम्पिटिटर बहुत है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, तो वो वाला बात नहीं, तो वो कांस्टेंट रेंज में आ जाए। समझ गए? पान वाला दिमाग लगा थे ना, किताबी बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट दिमाग लगा रहे थे, नहीं हो रहा था, पान वाला दिमाग लगाए हो। अरे मैं खुद का ही बात कर रहा हूँ सर, आपका मेंटेलिटी पान वाला जैसा होगा, हम लोगों का नहीं। एग्री सर, फुल्ली एग्री, फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को अगर तुम हाइप क्रिएट करोगे, मैं वो बात को तुम जितना भी अच्छा समझो मुझे समझ में नहीं आएगा। तुम सिंपल करो, साधारण भाषा में बोलो, देहाती लैंग्वेज में बोलो, मुझे समझ में आता है। अब तुम बोलोगे आपका ब्रेन नहीं है, एग्री, इसलिए मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे ही आप लोगों को समझाता हूँ, नॉर्मल बात है ना। अब तुम 3 इडियट्स में चला गया, उसमें वो अच्छा बोला था, हम भी तो वही बोल रहे हैं। बचपन में मेरे स्कूल में मैथ्स टीचर जब मैथ्स कराने आते थे, तो मैं तो ऐसे ही बैठता था और ऐसे ही बैठा रहता था, सॉल्व करा के चले जाते थे। फिर किसी दोस्त के क्या था, वो इक्वेशन क्या किया, किससे डिवाइड किया, क्यों किया, फिर कुछ लोग नहीं समझ में आया, मैं कर देता, ठीक है, ऐसा ऐसे डिवाइड किया, ऐसे समझा। दोस्त बोलेगा, क्या बोलेगा ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अब ऐसा हुआ, टीचर को पूछने जाओ, सर वीकेंड ये ये समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग यार, सबके सामने ऐसा कुछ बात करेगा, अगला दिन से सेलो टेप लगा दो, पूछना ही नहीं है। और स्पेशली तुम जिसमें कमजोर होंगे उसमें तो तुम सवाल ही मत करो, सेलो टेप क्यों, तुम ब्लैक टेप लगा के आ जाओ, और ब्लैक टेप कभी मुंह से हटाओ ही नहीं। हाँ, कुछ लोग होता था थोड़ा निर्लज टाइप के, कुछ भी बोल देता था टीचर, फिर भी पूछता था रोज, होता है ना ऐसा, निर्लज टाइप का। ठीक है? हमको तो पूछता है, पूछो। इवन मार खाता था, फिर भी फर्क नहीं पड़ता था। वैसे हम लोग का क्या है, सबके सामने मार खाएगा शर्म आ जाता है, हाँ, मारा, कान पकड़ा, थप्पड़ मारा, या उठा बैठेगा, क्या फर्क पड़ता है, पकड़ लेंगे, जो बोलेगा कर लेंगे। अच्छा है, अलग अलग दोस्त होते हैं। चलो, नहीं बोझा যাচ্ছে तो, मजाक मजाक में काम हो रहा है कि नहीं वो बताना सर, मजाक मजाक तो चलता रहता है। तो फिर कांस्टेंट बिजनेस, ग्रोथ बिजनेस, डिक्लाइन। अगर बिजनेस डिक्लाइन मोड पे है, आर लेस देन के, मैंने जितना आपका रिटर्न है उससे, मैंने रिटर्न कम दी है, के ही ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, रिटर्न कमती है,
तो बोलते हैं रिलेशन पॉजिटिव। ऐसे केसेस में डिविडेंड दे दो। सर क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। पैसा रख के तो ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा अगर आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करो। इसको समझाने के लिए रियल लाइफ में बहुत एग्जांपल है मेरे पास। तो इस चीज को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, a company is able to invest or utilize the fund in better manner. Therefore, shareholder can accept low dividend because their value of share would be higher. फ्यूचर में हाई होगा। इसलिए शेयर होल्डर को जब मीटिंग करता है ना, तो शेयर होल्डर को ना पागल नहीं होना है। जैसे हमारे आम जनता कैसे, फिर से थोड़ा दूसरे एंगल से समझा रहा हूँ। हमारे देश में आम जनता कैसा है कि इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, इमीडिएट। ठीक है, जैसे ना मानो सरकार बना नहीं, ठीक है, सरकार जस्ट बना है। क्या किया सरकार? मेरे घर पे लाइट नहीं चल रहा है, रास्ता देखो, जॉब कहाँ है? सरकार बन के 6 महीना नहीं हुआ, और जो सरकार 30 साल 35 साल था, उनको कुछ नहीं बोलेगा। वो जो अभी बना है, उनसे उम्मीद लगा के बैठे कि 6 महीने में जॉब भी लगा देगा, घर घर एकदम उजाला हो जाएगा, हर चीज एकदम तुरंत हो जाएगा। नहीं होता सर, टाइम लगता है। तो अगर आम जनता थोड़ा बुद्धिमान होगा, थोड़ा दिमाग से काम लेगा, तो वो ग्रोथ कॉन्सेप्ट समझ जाएगा देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में वो क्या बोलेगा सरकार को? नहीं चाहिए नौ जॉब, नहीं चाहिए फैसिलिटीज, नहीं चाहिए सब्सिडीज, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हम फ्यूचर में लेंगे, 4-5 साल सह लेंगे। ये होता है ना, एक एडुकेटेड बंदा ऐसे ही सोचेगा, अगर उसको ग्रोथ समझ में आता है तो। समझे? तो कंपनी के केस में भी वही, आप एज ए शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाए, आप बिजनेस को अपना ही समझो। दुकान खोला आपने, दुकान खोलते ही कुछ अचानक से अच्छा सेल चालू हुआ, मानो दिवाली गया, दुर्गा पूजा गया, आपने सर्टेनली 50,000 1 लाख के आसपास इनकम कर दिया। जैसे ही 1 लाख कमाया, तुरंत दुकान गए, जैसे ही फेस्टिवल खत्म हुआ, मेरा बहुत दिन से शौक था एक आईफोन लेना है, आईफोन 15 लेके आ गए। 15 इसलिए लिया क्योंकि 16 का दाम ज्यादा है। कितना है आईफोन 15? अप्रोक्स 70,000। 1 लाख में से 70,000 गए, घंटा ग्रोथ करेगा अब, खत्म। इसलिए ज्यादातर लोग अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते, ग्रेडी हो जाते हैं और तुरंत बेनिफिट चाहिए। यही बात तो कर रहे हैं। मैं हर एक एंगल से आपको बता सकता हूँ, वाल्टर तो बस बहाना है। समझे कि नहीं? डिक्लाइनिंग कंपनी, इन दिस कंडीशन, a company is not in a position to cover the cost of capital. Therefore, shareholder would be prefer a higher dividend so that they can utilize their funds elsewhere in more profitable opportunity. अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है, तो अपने वो एज ए शेयर होल्डर वो ऑलवेज कंपनी की मीटिंग में बोलेगा हमें डिविडेंड दे दो, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ नहीं है, ताकि हमें फंड मिल जाए और हम उसे कहीं और यूटिलाइज कर दें। क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर से पहले शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए होता है मीटिंग में। हम लोग कंपनी लॉ में जानते हैं इस पर, कॉर्पोरेट लॉ में हम लोग रिसेंटली डिविडेंड का लॉ जो है कवर किए हैं। जो लोगों ने किया उनको पता है, जो नहीं किया बाद में करेगा, डोंट वरी। लेकिन आपको इतना बता दे रहा हूँ कि डिविडेंड देना है, कितना देना है, ये मैंने डिसीजन होते हैं, शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए होता है। क्या रे, शेयर होल्डर के परमिशन के बिना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कंपनी मन मर्जी हर कुछ करेगा, क्योंकि कंपनी चलता ही है शेयर होल्डर के पैसे से, मन मर्जी कुछ। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में बोलो सर। हेलो। यस सर। चलो सर, तो फिर ये हो गया वोल्टर्स मॉडल। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दिया है। क्या एडवांटेज है? द फॉर्मूला इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, easy to compute. It can envisage different possible market price in different situations and consider internal rate of return, market capitalization rate, and dividend payout ratio in the determination of market value of shares.
इसका लिमिटेशन इतना है, द फॉर्मूला डज नॉट कंसीडर ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर प्राइस, मोर ओवर इट डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इज डिफिकल्ट। ये जो मार्केट मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो ये कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ लोन भी कैलकुलेट हो जाता है, मैंने केटी टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, ये क्योंकि बैंक मांगेगा तो देना पड़ेगा। डिवेंचर भी प्रीफिक्स्ड होते हैं, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन भी प्रीफिक्स्ड होते हैं, लेकिन इक्विटी तो प्रीफिक्स थोड़ी ना होता है, इक्विटी का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, प्रॉफिट ज्यादा होने से ज्यादा, कम होने से कम। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट जो है, ये डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं है, ये सबसे डिफिकल्ट काम। Further, the formula ignores such factors as taxation, various legal and contractual obligations, management policy and attitude towards dividend policy and ये इसका लिमिटेशन। चलो दो चार एग्जांपल्स करने से बात दिमाग में घुस ही जाएगा। एग्जांपल्स में कुछ नहीं है। XYZ लिमिटेड ऑन 10 रुपीज पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 10% and 12% respectively, माने R is 12% and K is 10%, ठीक है। Determine the optimum dividend payout ratio and the price of the share at the payout। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, R जो है 10 है, सॉरी R 12 है और K 10 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, R ग्रेटर देन K। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए एज पर आवर वाल्टर मॉडल, 0। फॉर्मूला क्या है इसका, E इक्वल्स टू D प्लस R बाई के इंटू E माइनस D डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जस्ट ये थोड़ा आपको मेहनत से याद रखना है, और ये जितना सारा इसका जो कॉन्सेप्ट था इसे थोड़ा दिमाग में रखना है। बाकी फॉर्मूला दिमाग में रखो और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, और क्वेश्चन में पूछना, बाकी तो पुट करना है। डिविडेंड कितना लिए, 0, क्यों पता है हम लोगों को, ग्रोथ कंपनी। आर कितना है 0.12, के कितना है 0.10, ई कितना है, ई माने ई फॉर यहाँ पर क्या माना गया है, अर्निंग, ई फॉर अर्निंग पर शेयर, हाँ, और डी माने डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर 0 है, अर्निंग पर शेयर 10 है, बाकी तो पता है, फॉर्मूला में कोट किया, पी निकला, पी माने शेयर प्राइस कितना हुआ 120 रुपए, ठीक है। द ऑप्टिमलिटी ऑफ द अबव पे आउट रेशियो, ये जो पे आउट रेशियो है कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग 25%, 50% एंड 75% एंड 100% पे आउट रेशियो। चलो अब नॉर्मली हम लोग देखा जब डिविडेंड नहीं दिया तो 120 शेयर का दाम है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा खेल खेलेंगे, डिविडेंड पूरा नहीं देंगे, थोड़ा कम से ज्यादा में जाएंगे। अगर कंपनी 25% डिविडेंड प्रोवाइड करता है, मैंने जितना वो कमा रहा है उसका 25%, तो 10% अर्निंग में से 2.5 जाएगा, 10% अर्निंग में से 2.5 जाएगा, बाकी चीज तो सेम ही है, माने बस डी चेंज होगा, बस डी चेंज होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। हेलो কি তোর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? ওটা পরে রিকল করলে বুঝতে পেরে যাবে। ডি মানে 0, এখানেও ডি মানে 0 ছিল, এখানে ডিটা 2.5 হচ্ছে, মানে 10 টাকা ইনকাম করলে 2.5 টাকা डिविडेंड দিয়ে দিচ্ছে, है ना, यही तो होता है, इनकम से ही तो डिविडेंड जाता है। बाकी तो फॉर्मूला वही है, पुट किए तो क्या आया 115, इसका मतलब डिविडेंड देने से शेयर प्राइस कम हो जाता है। अब 5 टका दे देंगे, 50% पे आउट रेशियो, 10 टका इनकम कर रहे हैं 50% दे देंगे, कम कर दो, सेम बाकी चीजें हैं 110 टका, 70% पे आउट कर दो 105 टका, पूरा का पूरा पे आउट कर दो 100 रुपया, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो पे शेयर प्राइस चेंज हो रहा। समझ में आया? एमएम के केस में ऐसा कुछ था क्या? ऐसा नहीं, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ और एक इलस्ट्रेशन दिया, प्लीज इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना इसको होमवर्क के रूप में। समझ में नहीं आएगा तो पूछना मुझे। मैं गॉर्डन में जाता हूँ। Gordon's model. According to Gordon's model, dividend is relevant and dividend policy of a company affects its value.
गॉर्डन भी कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी रेलिवेंट है और ये कंपनी के वैल्यू को अफेक्ट करता है। इसका भी assumptions दिया है, फार्म इज एन ऑल इक्विटी फार्म एंड देयर इज नो डेब्ट। रिटर्न अर्निंग पे बात नहीं किया, इक्विटी फार्म बोला, मैंने दूसरे सोर्स से भी रेज किया जा सकता है। IRR विल रिमेन कांस्टेंट। IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बिजनेस का जो रिटर्न का कैपेसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। IRR का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कहां सीखोगे? कैपिटल बजटिंग में आता है। कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं, वहां पर सिखाया जाता है हाउ टू कैलकुलेट IRR। IRR will remain constant because change in IRR will change the growth rate and consequently the value will be affected. Hence this assumption is necessary. तो normally IRR constant रखना possible नहीं है, लेकिन for determining the decisions उसने IRR को constant किया। माने मेरा बिजनेस आज इंटरनल लेवल में मानो ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ कर रहा है, कल 15% भी ग्रोथ कर सकता है। तो ये रियल लाइफ में कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल है। Cost of equity will remain constant because change in discount rate will affect the present value. ये लेकिन ये भी इसको कांस्टेंट कर। रिटेंशन रेशियो P once decided upon is constant, that is constant dividend payout ratio will be followed। यानी ये डिविडेंड पेआउट को चेंज नहीं करना चाहता, सेम काइंड ऑफ रखना चाहता है। ग्रोथ रेट को G इक्वल्स टू BR से डिनोट किया गया, यानी G फॉर ग्रोथ एंड B फॉर यानी B इंटू R। ठीक है, B माने रिटेंशन रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा। ठीक है, since retention ratio and IRR will remain unchanged and growth, which is the function of these two variable, will remain unaffected. Cost of equity always growth से ज्यादा होना चाहिए। And based on this principle of series, sum of geometric progression of n numbers of years, मैंने कितना नंबर तक बिजनेस चलता है जो APGP होता है ना, उससे ये लोग लिया है। All investment proposals of the farmer to be financed through, अच्छा फिर से वर्ल्ड में बात पे आ गए हम। ठीक है, इक्विटी बोला शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग पे वॉल्टर का बात वापस से रिपीट कर दिया। बस 2-4 बात थोड़ा एक ग्रोथ वगैरह का बात वॉल्टर नहीं किया था, जो गॉर्डन थोड़ा सा कर रहा है। फॉर्मूला कुछ ऐसा देखने में है, P0 माने प्राइस पर शेयर, E1 माने अर्निंग पर शेयर, P माने रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला ये है 1 माइनस D। 1 माने टोटल और B माने जितना पे करते हो, इसको हम लोग पे आउट रेशियो भी बोल सकते हैं। माने 1 माइनस B करने से पे आउट आ जाएगा, और B माने रिटेंशन। माने अगर मेरा टोटल इनकम 1 है और अगर मैं कुछ अमाउंट रिटर्न करता हूं तो बाकी मेरा पे आउट है। मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, 10 पैसे दे रहा हूँ, तो बाकी क्या है? रिटर्न है। बाकी और 1 माइनस B करने से मुझे क्या मिल जाएगा? पे आउट रेशियो मिल जाएगा। K माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, R माने IRR एंड BR माने ग्रोथ रेट। ठीक है, जिसको G से डिनोट किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ऑफ पंचायती थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वॉल्टर से गॉर्डन थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। इसमें भी ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम है। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल्स, व्हेन IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल and when R is greater than KE, the price per share increase and dividend payout decrease. Same बात कर रहे हैं। On the other hand, when IRR is lower than cost of capital, when R is greater than less than KE, the price per share and dividend payout is increase. इसको अगर हम इस तरह से देखें, R greater than KE, growth company, optimum dividend is 0. R equals to KE, constant company, there is no optimum ratio. Declining है तो 100%। तो कहीं ना कहीं दोनों, क्योंकि दोनों ही तो रेलेवेंस थ्योरी पे हैं, तो मैच तो करेगा, लेकिन assumptions मॉडल पे थोड़ा सा चेंजेस है। आप एक एग्जांपल्स करो, क्लैरिटी मिलेगी। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। बंदा ने नेट प्रॉफिट किया 30 लाख का, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर दिया। 12% प्रेफरेंस शेयर माने 100 लाख का प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज किया है, जिसका कॉस्ट कितना है? 12%। माने प्रेफरेंस शेयर को 100 लाख में 12% रिटर्न देना पड़ता है। 100 लाख में 12% रिटर्न करना पड़ता है। फिक्स है ना, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट फिक्स होता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने केई 16%. Calculate price per share using Gordon's model when dividend payout is 25, 50 and 100. सब लगाओ. नेट प्रॉफिट कितना है? 30. प्रेफरेंस डिविडेंड 100 लाख का 12, तो 12 लाख ना. तो नेट प्रॉफिट से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद ही इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पर डिविडेंड का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना सर, ये किसका डिविडेंड है? हम लोग जो डिविडेंड का बात करें किसका डिविडेंड है? इक्विटी का डिविडेंड का बात कर रहे हैं. क्योंकि प्रेफरेंस का डिविडेंड तो माथा खराब नहीं करते, क्योंकि प्रेफरेंस तो फिक्स अमाउंट में आते हैं. ये बात मैं आप लोगों को पहले भी शायद किसी न किसी जगह में बोला है, या फिर बाद में मैं फिर से चर्चा कर दूंगा कि प्रेफरेंस शेयर का एक्चुअल कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट क्या है. तो करेंटली यहाँ पर अभी बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर. अगर किसी को लग रहा है कि सर प्रेफरेंस शेयर को माइनस क्यों करना पड़ रहा है, तो बस इतना जान लो कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन इक्विटी का ही कर रहे हैं. जो नॉर्मल हम लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, वो इक्विटी डिविडेंड ही होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है. और इक्विटी शेयर होल्डर को ही कंपनी का ट्रू शेयर होल्डर बोला जाता है. तो हर एक कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर अगर उसके पास है, प्रेफरेंस शेयर को इसलिए प्रेफरेंस कहते हैं क्योंकि वो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस उसको मिलता है, और उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फॉर एग्जांपल मैं आज बिजनेस कर रहा हूं, मानो मैं आप लोगों को बोला कि कौन कौन मेरा शेयर खरीदना चाहता है. मानो ये बोला हाँ सर आप पे हमें पूरा भरोसा है आपके बिजनेस का शेयर खरीदेंगे. मानो ये भी बोला खरीदेंगे, वो भी बोला खरीदेंगे. तुमको लग रहा है भरोसा तो है पर समझ नहीं आया, तो तुम मेरे को एक अप्रोच दे रहे हो कि सर एक काम करते हैं ना. अच्छा ये लोग क्या बना, इक्विटी शेयर होल्डर बना, बट आप क्या बने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इनको मैं कोई फिक्स रिटर्न नहीं दूंगा. ज्यादा आएगा तो ज्यादा देंगे, कुछ नहीं आएगा तो बाबा जी का ठुल्लू देंगे. लेकिन तुम मेरे साथ जो डील कर रहे हो, और मैं भी, अच्छा मैं क्यों चाहता हूँ कि तुम पैसा दो मुझे, क्योंकि मेरे को अभी ग्रोथ करना है, मेरे को पैसा का जरूरत है. अब अगर तुम मेरे को आगे बोलते हो कि सर 1 लाख टका दे रहे हैं, 12% के बेसिस में दोगे क्या? अब आप बोलोगे सर 12% क्यों? सर बैंक में रखने से आपको ऐसे ही 7% मिलेगा. तो फिर मेरे जैसा एक प्राइवेट बिजनेस को रिस्क लेके क्यों पैसा देना? इससे अच्छा अपना पैसा बैंक में रखे और रिस्क फ्री खाना खाए, है ना. तो मेरे को देंगे तो 5% एक्स्ट्रा लेना ही है, नहीं तो क्यों देना है, इसलिए 12%. लेकिन इन लोगों को कितना मिल सकता है सर? अगर बिजनेस स्काई रॉकेटिंग होगा 100% भी रिटर्न मिल सकता है. अगर ये लोग आज 1 लाख लगाते हैं शायद 2 लाख मिले. लेकिन आपके केस में 12,000 से ज्यादा एक पैसा मत मांग, हम देंगे भी नहीं, और आप मांग भी नहीं सकते. यही है इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस. पान वाला लैंग्वेज समझ में आ गया? ठीक है, ये सब पान वाला फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं. लेकिन सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट फाइनेंस ही है. तो आगे से मत पूछना क्या क्यों नेट प्रॉफिट से डिविडेंड को प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना पड़ता. समझ गए? बुक्स में पढ़ पढ़ के थक गए, कारण पता नहीं चला. 11 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मास्टर्स कर लिया, एमबीए कर लिया, फाइनेंस का डिग्री का माला जप रहा है, ऐसे पता नहीं चला मतलब कि भाई क्यों. अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया फिर? प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचेगा वही इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अर्निंग पर इक्विटी हो गया 18 लाख का. ठीक है. अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन में कुछ बोला था. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? टोटल 3 लाख इक्विटी शेयर है. तो 18 लाख को 3 लाख से डिवाइड करोगे, आपको पर शेयर का हिसाब मिल जाएगा, पर शेयर का अर्निंग. ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ या किताब से सिखा रहा हूँ जो भी है, कंपनी का डिटेल्स में जाओ. आज अदानी भयंकर प्रॉफिट किया इस साल. शेयर का ग्रोथ देखो, पगला हो जाओगे.
ये आज का ग्रोथ है, यहाँ से 2700 से 2861, एक दिन में 160 टका। चलो वो सब चक्कर में भी मत पड़ो, देखते हैं अदानी की डिविडेंड देते हैं कि नहीं देते। तो अदानी का डिविडेंड पर शेयर बहुत कम है, क्योंकि अदानी भी एक ग्रोथ कंपनी है। अर्निंग पर शेयर अदानी का, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज का देख रहे हो सर, 48.56, लास्ट ईयर था 28.42, उससे पहले साल था 22, उससे पहले साल था 7 टका 6। समझ रहे हो शेयर का ग्रोथ कैसे हो रहा है। ये अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ता जाएगा। डिविडेंड देखो इसका, 1 टका, 1 टका 20, 1 टका 30, 1 टका 30। एक दूसरा कंपनी लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो इसका भी अर्निंग अच्छा है, बहुत पुराना कंपनी है। 37, 43, 43, 43 डिविडेंड है, 34, 39, 42, 42। क्यों देता है इतना डिविडेंड? क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है ऑलमोस्ट सैचुरेटेड बिजनेस मॉडल, मैंने फर्दर कुछ जगह और नहीं है, जो है वो है, काफी एस्टेब्लिश बिजनेस है। ग्रोथ का और फर्दर कोई जगह नहीं है, कांस्टेंट मॉडल में है, इसलिए डिविडेंड दे, जितना दो ऑप्टिमल। समझ में आ रहा है? बस ऐसा बस इतना सा कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं। एक गाना था ना शाहरुख खान, बस इतना सा, सुना है? नहीं सुना? क्या बात करते हैं, शाहरुख खान का आई थिंक बहुत पहला पहला मूवी का, एक गाड़ी के ऊपर चढ़ के, ठीक है, नटरा सा था वैसे, तब उस टाइम पे ऐसे बॉडी वॉडी नहीं था, ठीक है, ऐसा करके सुन, नहीं सुना? तुम लोग शाहरुख खान का फैन नहीं हो, हम लोग बचपन में तो उसी को देख के बड़े हुए। चलो, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? चाहे छोटा का बात हो या बड़ा बात, वैसा ही होता है। अब एक चीज देखो, अब इसको हम लोग गॉर्डन मॉडल में डाल देंगे। P0 E1 इंटू 1 - B डिवाइडेड बाई K इंटू K - B। अब ये तो फॉर्मूला है, वहां पर मतलब भी दिया है। हेंस यहाँ पर हमें क्या चाहिए, E1 निकल गया ना, अर्निंग पर शेयर। K 16% क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पर हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो था, जब 25% देंगे, जब 50% देंगे, और जब 100% देंगे। जस्ट पुट इट ना, 6 टका अर्निंग पर शेयर के लिए, 1 - B, बी फॉर, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कितना? रिटेंशन रेशियो माने डिविडेंड पे आउट रेशियो, माने बेसिकली 1 - B माने पे आउट रेशियो। 1 - B माने पे आउट रेशियो। ये देखो, 1 - B माने पे आउट रेशियो, इसका मतलब अगर मैं 25% डिविडेंड दे रहा हूं तो मेरा पे आउट रेशियो 25%। बी माने रिटेंशन रेशियो, लेकिन 1 - B माने पे आउट रेशियो। दैट मीन्स अगर मैं 25% डिविडेंड दे रहा हूं, अगर मैं 25% डिविडेंड दे रहा हूं तो मेरा 0.25 जो हो जाएगा, 25 का डिवाइडेड बाई 100 करो ना, 0.25। तो 0.25 मेरा क्या बन जाएगा, 1 - B। दिस इज माई पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाई K - BR। K फॉर व्हाट, 16 माने 0.16, एंड BR, बी और 0.2, बी क्या है, ग्रोथ, और आर कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, और बी कहाँ बोला, ग्रोथ। हाँ सर, कहाँ बोला, क्या बोला, बोलो। हाँ, बी तो रिटेंशन है, बी इंटू आर करने से तो ग्रोथ आ जाता है। तो हमें यहाँ पर, हाँ सर, आर तो 20 है। मैंने एक्चुअली अगर 1 टका मेरे पास था, यहाँ से पे आउट है, वही मैं दिखाना चाहूँ। अगर पे आउट मेरा 0.25 है, जो यहाँ पर मैंने दिया, तो 1 टका में से अगर 25 पैसे में डिविडेंड दे दिया तो बचा कितना, 0.75। दैट इज माई रिटेंशन रेशियो। हेलो, बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ बातें बड़े बड़े कंपनी एनालिसिस में देता है, डीपीएस, डिविडेंड पे पर शेयर, एंड पे आउट रेशियो। ये देखो, पे आउट रेशियो 0.96, समझ रहे हो, मैंने रिटर्न कितना किया, 0.04। ठीक है, अदानी का चेक करो,
पे आउट रेशियो इज 0.03, मैंने 0.97 उसका रिटेंशन है, मैंने वो पैसा अपने पास रख रहा है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर पैसा रख नहीं रहा है। रख के क्या करेगा, जरूरत जितना उतना रखता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि शेयर होल्डर बने रहे। हमें जा रहा है ना, एकदम सीधा शेयर मार्केट कनेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट की भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस। बाद में अलग से पढ़ने मत जाना फंडामेंटल एनालिसिस, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए तब बस वो शेयर स्पेसिफिक होगा, अलग से मेरे को फंडामेंटल जानना है भाई ये क्या पढ़ रहे थे, तब शेयर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। लेकिन अब ये मत बोलना किसी को कि मेरे को फंडामेंटल नहीं है, ये आप लोगों को से गुनाह हो जाएगा। सीए में पढ़ने के बाद अगर किसी को फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, गुनाह है ये, मतलब आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। सर आप ऐसा बोलते हो खराब लग जाता है। अच्छा जो भी हो, तो फॉर्मूला कैसे पुट करना है, क्लियर है, लगा दो कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन तो नहीं सिखाना पड़ेगा। 150 टका आ गया, ठीक है, ये हो गया शेयर का दाम। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर थोड़ा ज्यादा होगा, शेयर का दाम और गिरेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो और ज्यादा होगा, शेयर का दाम और गिरेगा। इतना क्लियर है। इसी गॉर्डन का थोड़ा एडवांस अप्रोच, इसको बोलते हैं बर्ड इन हैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं, बर्ड इन हैंड थ्योरी, गॉर्डन का ही रिवाइज मॉडल है। मैंने गॉर्डन ने पहले ये तो बताया आपको, बाद में थोड़ा चेंज किया। इनका नाम क्या है, मायरन गॉर्डन रिवाइज दिस डिविडेंड मॉडल एंड कंसीडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन दिस मॉडल। मैं थोड़ा बेटर अप्रोच के साथ, क्योंकि देयर इज अ रिस्क एंड देयर इज अनसर्टेनिटी। तो बर्ड इन हैंड थ्योरी ऑफ गॉर्डन हैज टू आर्गुमेंट्स। इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स, इन्वेस्टर नॉर्मली रिस्क टेकर नहीं होते, वो रिस्क एवर्स होते हैं, सही बात है। एंड इन्वेस्टर्स पुट ए प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न। मैंने सर्टेन रिटर्न पे वो एक्स्ट्रा, मैंने अगर उसको पता है कि मेरा पैसा आएगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा डाल देगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा डाउट है तो वो सस्ता मांगेगा। किसी के शेयर का दाम अगर उसको पता है कि अनसर्टेन है, पता नहीं बिजनेस नया है कितना रिटर्न दे पाएगा, तो थोड़ा सस्ता होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर बिजनेस नोन है, ग्रोथ नोन है, बिजनेस पता है, तो अगर कंपनी 100 रुपया ज्यादा भी मांगता है या 200 टका ज्यादा मांगेगा तो वो दे देगा। सही बात है, बड़ा तारीफ कर रहे हो। अरे बात जब दिन पे लगता है तो तारीफ तो करना ही है। अरे ये बात और मॉडर्न बन रहा है। इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड इन्वेस्टर्स पुट ए प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न, डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न। Gordon argued that what is available in present is preferable to what may be available in the future. As investors are rational, they want to avoid risk and uncertainty. They would prefer to pay higher price for share on which current dividends are paid. Conversely, उल्टा साइड में they would discount the value of share of a firm which postpone dividends. जो कंपनी अभी डिविडेंड देगा, ठीक है, नॉर्मली लोग वैसे शेयर में ज्यादा पैसे लगाते हैं, और जो कंपनी बाद में देगा उस पर नॉर्मली कम लगाते हैं। ठीक है, समय चेंज हो रहा है, जमाना बदल रहा है, तो कुछ बातें चेंज हो रहा है। जैसे आजकल का जो न्यू जनरेशन बंदे हैं ये ग्रोथ कंपनी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो लेकिन जो ओल्ड स्कूल थॉट है वो न्यू कंपनी को प्रेफर नहीं करते। वो आज भी पुराना सिस्टम है कि जो बिजनेस मुझे समझ में है, जो प्रॉफिटेबल है उसी में पैसा लगाऊंगा और मैं डिविडेंड सही मुझे चाहिए। लेकिन जो न्यू थॉट है, जो रिस्क टेकर्स हैं, मैं नॉर्मली ऐसा ही हूँ, ग्रोथ कंपनी में ज्यादा पैसा लगाता हूँ, डिविडेंड पे मेरे को इतना रुचि नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरे जैसे जो भी थोड़ा सा आजकल का अल्ट्रा थॉट प्रोसेस वाले ज्यादा लोग हैं, तो लोग ग्रोथ कंपनी को चूज करें। बट देयर आर सर्टेन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं है। अभी सभी सोच का अपना अपना रेस्पेक्ट है। मैं जब सिखाता हूँ तब भी बोल देता हूँ, आप देख लो आप कैसे। मुझे रिस्क लेना पसंद है, वो भी कैलकुलेटिव रिस्क। देखो रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिटर्न ज्यादा मिलने के लिए आप पागल तो नहीं हो जाओगे ना। ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है और थॉट प्रोसेस ऐसा होना पड़ता है, तब जाके। जैसे नॉर्मली मैं अदानी का शेयर पसंद करता हूँ, लेकिन आमतौर पे किसी को पूछो, भाई नाम मत लेना, बहुत रिस्की है, क्योंकि अदानी डिविडेंड नहीं देता, क्योंकि उसका प्रॉफिट का कोई ठिकाना नहीं है, कभी होगा कभी नहीं। बट मुझे अदानी पे भरोसा है, करेगा। कोई बोलेगा सर बीजेपी को सपोर्ट करता है इसलिए,
जो समझो, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल इंडिया का ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अदानी का शेयर का दाम बहुत अप डाउन होता है, उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। लेकिन जब देगा छप्पड़ फाड़ के, देखा आज कैसे दिया छप्पड़ फाड़, इसलिए रखता हूं अदानी का शेयर। लेकिन जो लोग ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा हार्ट अटैक करा सकता, अचानक से आपका शेयर का दाम 1000 रुपए में गिर भी जाएगा, तब अगर सहन शक्ति नहीं है तो मत लो। लेकिन अगर सहन करने का ताकत है तो लो, ये मैन टू मैन वैरी करेगा। इसलिए मैं ये नहीं बोलता मैं जो कर रहा हूँ आप वही करो, लेकिन यहाँ पर तो बेसिकली जो सोच बोला गया है, थोड़ा रिस्क एवर्स के बारे में बोला गया है, रिस्क टेकर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात नहीं किया, क्योंकि ऐसा लोगों का संख्या आज भी ज्यादा है। तो अगर ऐसा है तो फार्मूला को ये थोड़ा चेंज करता है, तब फार्मूला को थोड़ा चेंज करके मार्केट प्राइस पर शेयर को यहाँ पर D0 लगा देते हैं, D0 प्लस 1 प्लस D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के माइनस, इससे पहले वाला फॉर्मूला में क्या था, E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के माइनस बी आर। और बार्डिन हैंड थ्योरी में मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए D0 माने करंट ईयर डिविडेंड, मार्केट प्राइस पर शेयर, जी माने कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, एंड के माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके ऊपर बेस करके जब भी क्वेश्चन देगा आपको पूछ लेगा भी गॉर्डन बार्डिन हैंड थ्योरी से जवाब दो, तो दे देना जवाब। बात समझ में आया, नीचे क्वेश्चन में जाएगा। बस इसमें गॉर्डन इसमें बस एक चीज में एक्स्ट्रा फोकस किया है, दो चीज कि नॉर्मली शेयर होल्डर लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं जो श्योर शॉर्ट देगा, माने डिविडेंड अगर श्योर है तो वैसे शेयर का प्राइस थोड़ा अलग होगा। और नॉर्मली लोग अनसर्टेन माने सॉरी रिस्क एवर्स होते हैं, तो ये दोनों चीज यहाँ पर क्लैरिटी दिया है। इसलिए करंट ईयर डिविडेंड को स्पेशली फोकस किया है, और एज वेल एज कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड पे भी फोकस किया है, सर्टेन है ना, इसलिए ठीक है। टीडीएम मॉडल, ये वाला मॉडल ना मैं एक्चुअली इस पे बोला था, कैपिटल स्ट्रक्चर जो लोग पढ़ा है, टीडीएम डीडीबी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, और एक बार पढ़ा दूंगा। मोटा मोटी मुझे गॉर्डन में यहाँ पर, अच्छा ये वाला दिया है, क्वेश्चन दिया, चलो देखते हैं, इसको करके घर जाओ। A firm paid dividend at 2 per share last year. The estimated growth of dividend from the company is estimated to be 5% per annum. Determine the estimated market price of equity share if the estimated growth rate of dividend rises to 8%, falls to 3%. Also find out the present market price of the share given that required rate of return of the equity investors is 15%. समझाता हूँ सर। फर्म का डिविडेंड कितना है, लास्ट ईयर का था 2 टका पर शेयर, एस्टिमेटेड ग्रोथ कितना है 5% पर annum, यानी लास्ट ईयर जितना दिया था उससे 5% ज्यादा देगा। एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस निकालो विद एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि नंबर 1 बोले राइज टू 8%, फॉल्स टू 3%, दो अलग केस है। ऑल्सो फाइंड करो कि प्रेजेंट मार्केट प्राइस क्या होगा गिवन दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला है 15% इक्विटी इन्वेस्टर्स का। हमें चाहिए ये वाला फॉर्मूला के लिए रिक्वायर्ड चीज है, पी फॉर मार्केट प्राइस, D0 माने डिविडेंड कितना है 2 टका, 1 प्लस जी तो फॉर्मूला का पार्ट है, जी फॉर कितना ग्रोथ, 5% माने कितना 0.05, हेलो, के माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 15% माने 0.15, और जी माने 0.05। पुट करें, शेयर प्राइस कितना आया 21 रुपीज। अब यहाँ पर एक खेल देखो, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन ग्रोथ रेट टू 8%, यहाँ पर दिया ना ग्रोथ रेट कितना है बिजनेस का 8%, तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर ग्रोथ है तो वही डिविडेंड आपको ज्यादा मिलेगा, सॉरी वही मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाएगा। 2 टका अभी भी है डिविडेंड के रूप में, 1 जो है वो रहेगा फॉर्मूला का पार्ट। एक्चुअली कोई भी चीज स्टार्टिंग में 1 ही होता है, फिर वहां से ही बड़ा कमा होता है। तो ग्रोथ रेट अगर जी है, जी फॉर 0.08, पहले 5% था अभी 8% है, बाकी सेम टू सेम। शेयर का दाम हो गया 30.86 रुपीज। लास्ट में ग्रोथ थोड़ा कम हो गया, 5 की जगह 8 से 3, अब ग्रोथ रेट 0.03 है, प्राइस क्या हो गया 17 टका। क्या मतलब निकला, so the market price of the share is expected to vary in response to change in expected growth rate of dividend. जो ज्यादा डिविडेंड ग्रोथ करेगा उसका शेयर का दाम बढ़ेगा, जो कम डिविडेंड ग्रोथ करेगा उसका शेयर का दाम गिरेगा, जो कांस्टेंट रखेगा मोटा मोटी मॉडरेट रहेगा। सिंपल, इसको बोलते हैं बार्डिन हैंड थ्योरी,
ठीक है, याद रहेगा? ठीक है जी। तो बाकी यहाँ पर बाकी चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया उसी चीज को बोला है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिर्फ डीडीएम मॉडल एक बार बोल दूंगा और स्टॉक स्प्लिट, इसके बारे में बहुत बार चर्चा किया क्लास में, इसको बोल दूंगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आधा घंटा लगेगा मुझे, ठीक है। और उसके बाद एक न्यू टॉपिक, आई थिंक मैं रेशियो रेशियो सिखाऊंगा थोड़ा आप लोगों को, ठीक है। ओके सर, इन लोगों का डिविडेंड का स्टार्टिंग क्लासेस थोड़ा सा मिस है, प्लीज मेरे से कलेक्ट कर, ठीक है। अभिजीत, हर्ष, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके सर, बाय। মৌবনি বুঝতে, এই মৌবনি বুঝতে পারলি তুই? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। সহেলি, সনন, সৃজিত, বাই স্যার, টাটা। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড নাইট। Bye, sir. Good night, sir. মনে করে একটু নিয়ে নিবি ক্লাস, বাই স্যার।